ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैरियत से हों आज भी और आने वाले वक्त में। और कल हमने छोटी छोटी सी चीज़ें कुछ स्टार्ट में थी हमारे चैप्टर में, वो डिस्कस करनी थी। और अब हम अपने एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं पहले। और बुक में अगर हम बात करें तो मौजूद हैं हम पेज नंबर, जनाब आपको मैं बता दूं देख सकें। पेज नंबर है जी 312। एक्वाटिक में हम बात करते हैं पहले अपने हाइड्रा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा हैज़ नो स्पेशल ऑर्गन्स रेस्पिरेशन। इनके पास कोई लंग्स, कोई गिल्स, कोई और चीज़ हमें ऑर्गन के तौर पे नज़र नहीं आती, बल्कि दे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग वाटर। तो सिंपली डिफ्यूजन के अमल से ये अपनी बॉडी में गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म अगर देखें तो वो भी बहुत सिंपल होगा। द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म टेक इन ऑक्सीजन एंड पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू सराउंडिंग वाटर डायरेक्टली। एक्टोडर्म जो बॉडी के बाहर है, वो सेल, उनको हम एक्टोडर्म कहते हैं, यानी कि ये वाले। ठीक है, ये एक्टोडर्म है और ये वाले जो हैं ये एंडोडर्म है। तो एक्टोडर्म, यहाँ जो पानी मौजूद है, ठीक है, इसमें से आसानी से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। इसी तरह जो एंडोडर्मल है, यानी जो ये वाली लेयर जो अंदर की है, ये भी एक्सचेंज करती है। जो इसकी बॉडी कैविटी में पानी यहाँ पर मौजूद है इनर साइड पर, वहाँ से ये इजीली पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था हमारे हाइड्रा में। बॉडी जितनी सिंपल होगी उतने ही हर सिस्टम भी सिंपल ही होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल सबसे पहले है जी अर्थवॉर्म की। देर आर नो स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म एज यूजुअल। अर्थवॉर्म में भी कोई लंग्स या किसी और किस्म का कोई ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं हुआ, और दे कैन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी वॉल। ठीक है, विच इज़ थिन। जो बॉडी वॉल है इनकी वो पतली होती है और उस बॉडी पर ब्लड कैपिलरीज की पूरा नेटवर्क मौजूद है, लिहाजा वो आराम से ब्लड में ऑक्सीजन पेनिट्रेट करती है। एपिडर्मल गॉबलेट ग्लैंड, गॉबलेट ग्लैंड किसे कहते हैं जी? गॉबलेट्स ग्लैंड कहते हैं जो हमारे मॉइस्चर बना रहे हैं, लिक्विड म्यूकस फॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी इसीलिए स्किन जो आप देखेंगे तो वो म्यूकस चिकनी होगी और लेजार माया उसके ऊपर होगा। टेक द सरफेस ऑफ द स्किन वेट। गॉबलेट ग्लैंड जो है वो स्किन को वेट रखते हैं विद देयर म्यूकस टू असिस्ट द गैसेस एक्सचेंज, और उनकी वजह से हमारी अर्थवॉर्म की जो स्किन है वो गीली रहती है, वेट रहती है। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैस एज यूजुअल यहाँ पे बट बॉडी वॉल में डिफ्यूजन का अमल प्रोसेस पाया जाता है, उसी के थ्रू होती है। और ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ब्लड। तो ये इसी तरह से एक्सचेंज हो जाता है बाय द diffusion method. Blood is carried respiratory gases as it has the absorptive capacity for the gases exchange due to the presence of hemoglobin. तो इसमें चूंकि हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोग्लोबिन का ही काम है
कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे। ये काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर लेता है, लिहाजा इनके पास भी स्किन में देख सकते हैं आप, स्किन से ही एब्जॉर्ब हो रही ऑक्सीजन और स्किन से ही बाहर या एक्सक्रीट आउट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई स्पेशल ऑर्गन नज़र नहीं आ रहा हमें, सिंपल डिफ्यूजन का मेथड है और उसी के थ्रू ये काम चल रहा होता। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें नज़र आता है और इसमें रेस्पिरेशन के लिए एक अच्छा सिस्टम मौजूद है और वो कहलाता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकीज नालियाँ होती हैं गैस के लिए, जो गैस को इनसाइड लेकर जाती हैं। Trachea system consists of number of tubular trachea which open outside through 10 small opening called spiracle. तो बॉडी से बाहर कुछ सुराख इनके मौजूद होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहा जाता है और ये पूरी होल बॉडी में अगर बात करें 10 होते हैं। 2 pairs in thorax while 8 in each abdominal segment। तो दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे यानी कि पेयर होते हैं। तो ये पेयर 10 पेयर में से 2 पेयर हमारे थॉरेक्स में और 8 पेयर जो है वो एब्डोमिनल सेगमेंट में कॉकरोच के में नजर आते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ब्रीथिंग बाकायदा की जाएगी यहाँ पर, डिफ्यूजन नहीं हो रहा। डिफ्यूजन का मतलब था कि सिंपली गैस की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड इन हो गई स्किन के थ्रू या सेल के थ्रू। यहाँ पर बाकायदा तौर पर वो ब्रीथ करेंगे, गैस को खींच के अंदर लेकर जाएगा। ब्रीथिंग टेक प्लेस बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमेन। कभी भी अगर गौर से आप देख लें या वीडियो वगैरह में देख लीजिएगा तो इंसेक्ट के जो एब्डोमेन है वो श्रिंक हो रहे होंगे और रिलैक्स हो रहे होंगे। दो काम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के दौरान। एक तो ब्लड को सर्कुलेट करवा रहे होते हैं पूरी बॉडी में, तो इनकी बॉडी इनसाइड जो है वो पूरी उसमें ब्लड ओपन हालत में पड़ा होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। और दूसरा ये जो स्पाइरिकल्स हैं इनकी ओपनिंग हो रही होती है, क्लोजिंग हो रही होती है। When abdomen relax, the 4 pairs of spiracle open। तो 4 पेयर जो है वो ओपन होंगे while the 6 pair of spiracle present remain closed। जबकि बकिया जो पेयर है यानी कि एब्डोमेन के और थॉरेक्स के 6 पेयर वो क्लोज होंगे। फिर ये 6 जो हैं ये ओपन होंगे और वो 4 बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोरेसिक स्पाइरिकल्स, ये एब्डोमिनल स्पाइरिकल। फिर हमने उसको अलग अलग कर दिया डॉर्सल वेंट्रल में। लेकिन ये हैं हमारे कॉकरोच के जो आउटसाइड ओपनिंग हमें नजर आए वो। और ये ओपनिंग अंदर जाकर ये जो पूरी ट्यूब या नालियां बनी हैं, ठीक है, कहीं भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरूर नहीं कि पूरी दिखाऊं, ये सारी की सारी जो है ये ट्रैक किया है। ये ओपनिंग बाहर होती है और बॉडी के अंदर जो है वो पाइपलाइन होती है और ये बिल्कुल हमारे विंड पाइप की तरह कार्टिलेज की बनी होती है। जैसे हमारे गले में, या आपने अगर कुर्बानी जानवरों को जो कुर्बानी की हो तो आपने देखा होगा कि जो लंग्स निकलते हैं तो उन लंग्स के साथ एक पूरा विंड पाइप निकलता है और विंड पाइप के ऊपर गोल गोल कार्टिलेज की लेयर होती है ताकि विंड पाइप किसी भी सूरत में बंद ना हो पाए। हमारी जो गोश्त की नाली होती है यानी कि जो खाने वाली, वो गोश्त की होती है, मस्कुलर होती है। तो खाना तो हमने कभी टाइम पर ही खाना ना या पीना है, तो वो बंद भी हो जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सांस की नाली तो हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको हर वक्त ओपन ही होना चाहिए, खुला ही होना चाहिए। इसीलिए वो कार्टिलेज की यहाँ पाइपलाइन होती है। यहाँ भी वही सिस्टम ट्रैक किया है और वो पाइपलाइन है थ्रू ओपन स्पाइरिकल एयर इंटर बॉडी एंड रीच टू लास्ट एंड। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि जो
गैस है ऑक्सीजन यानी O2, वो बाहर से इन अंदर होती है यहाँ से हर स्पाइरिकल से। अब हमने कहा जी पहले 4 खुलेंगे, फिर 4 बाद में खुलेंगे, 6 बाद में खुलेंगे। ये गैस अंदर जाने के बाद फिर इन ट्रैकिया में, बड़े ट्रैकिया में कह लें, फिर लेटरल साइड पर हैं, इनमें जा रही है, फिर इनमें जा रही है, इस तरह पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है। आफ्टर एक्सपेंशन द एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट, एब्डोमेन सिकुड़ता है, जब सिकुड़ेगा तो वो पुश अप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। During this, anterior 4 pairs of spiral close and posterior 6 pair open. तो फिर 4 जो खुले हुए थे वो बंद हो जाते हैं और बकिया 6 जो है वो ओपन हो जाते हैं। इस तरह ऑल्टरनेट गैसेस को इन किया जा रहा होता है। एयर कंटेन्ड इन ट्रैकियल ट्यूब्स इज पुश्ड आउट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और इस तरह से बार बार जो गैस है वो जो रनिंग होकर अंदर की तरफ आई है वो ब्लड में या बॉडी के ट्रैकियोल्स हैं इनमें चली जाएगी और फिर फ्लूइड में पहुंच जाएगी। उसी दौरान में जब ये पुशअप करेगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल कर आ रही है। जैसे हम यहाँ बना लें जी, यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। सही ऑल्टरनेटिव ये प्रोसेस चलता रहता है और गैस जो है वो रिमूव होती है कार्बन डाइऑक्साइड और डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है जी। तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है और इसमें ब्लड के अंदर आने वाला जो ऑक्सीजन है वो होल बॉडी को ट्रांसफर करती है और उसी दौरान रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये कभी कभी या ज़्यादातर हमारे पास हम देखते हैं सबको मिक्स ब्लड चल रहा होता है, इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी है। ऐसा नहीं है कि प्योर ऑक्सीजन आ रही हो और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है बॉडी से। ये सिंपल मेथड है, कोई अलग से ट्रैक, अच्छा ट्रैक बना हुआ नहीं। अब आप थोड़े से हायर एनिमल्स में बात करते हैं और हायर एनिमल्स में हमारे पास हमारी फिशेस। सबसे पहले पानी के जो एनिमल हैं यानी कि फिश, उनकी डिटेल में आपसे बात करते हैं पेज नंबर 314 पर। तो हमें पता है कि हमारा जो मछलियां हैं या फिशेस हैं इनके अंदर हमारे गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो पहले स्ट्रक्चर देख लें। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गिल इज कंपोज ऑफ सेवरल पार्ट्स। इसमें मुख्तलिफ हिस्से हमें नजर आते हैं। पहला होता है गिल रैकर्स। रैक हो ना, दराज जिसे आप कहते हैं, तो गिल रैक्स होते हैं। गिल रैकर्स आर कार्टिलेजिनस और बोनी पार्ट्स ऑन द फेरिंजियल मार्जिन ऑफ गिल। तो जहाँ पर गिल तो बहुत सॉफ्ट, अगर आप लोगों ने कभी मछली मछली जो है वो खुद से खरीदी हो तो शायद आपको आइडिया है कि मछली में हमारे पास जो है वो अ, उसको ताज़ा देखनी हो कि ताज़ी है कि नहीं, तो हम उसका गिल्स को चेक करते हैं। गिल्स में अगर कलर रेडिश है तो वो ताज़ी मछली है, लेकिन अगर वो ताज़ी नहीं है, थोड़ी पुरानी है, तो फिर उसमें कलर रेड नहीं होगा, वो थोड़ा सा महरून हो जाएगा। और अगर बहुत ही पुरानी है, 3-4 दिन की है, तो फिर वो गिल्स जो है वो ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। तो ये गिल्स जो है वो लगे हुए यहाँ अटैच होते हैं थ्रू द सेफेलिक कैविटी। तो उसमें फेरिंजियल मार्जिन पर गिल्स को रोक के रखा या
अटैच करके रखने वाले गिल रैकर्स कहलाते हैं, जो कि बोन्स के हो सकते हैं या कार्टिलेज के। फंक्शनली इट प्रिवेंट फूड particular particles from entering the gill chamber। इसका एक काम और होता है कि ये रोक कर रखते हैं खाना जो भी मछली खा रही है वो गिल चैम्बर में ना चले जाए। जिसका हमारे पास होता है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, हमने कहीं जिक्र किया था। तो ग्लॉटिस का काम भी यही होता है कि वो खाने के जर्रे को सांस की नाली की तरफ ना जाने दें, क्योंकि हमारा तो एक ही ओपनिंग है ना माउथ की, खाना भी वहीं से जाना है सांस भी वहीं से लेना है। तो इसी तरह फिशेज में भी यही है, पानी इन होना जिसमें से ऑक्सीजन ली जाएगी वो भी एक ही साइड से होगा, और उसी में से मुंह से खाना भी, फूड भी खाया जाएगा। तो दोनों चीज़ें, इसलिए एक ऐसा कोई ऑर्गन होना चाहिए जो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करे। तो गिल रैकर्स यहाँ पर काम करते हैं, एक अटैचमेंट का, और दूसरा कि वो जाने ना दें खाने को गिल चैम्बर में। गिल फिलामेंट्स, अब हम बात करते हैं गिल्स को, फिर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बारीक बारीक से फीदर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द गिल्स अक्रॉस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इनके ऊपर से जब पानी गुजरेगा तो वहाँ से गैस को एब्जॉर्ब और एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, तो उन्हें हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं। ये भी आप नॉर्मली थोड़ा सा आपको बारीक बारीक से धागे की तरह स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे अपनी नेकेड आई से भी इजीली, ये देख सकते हैं हम। ठीक है जी, ये गिल रैकर्स हैं लगे हुए, और ये बारीक सी लाइनें धागे आपको जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये गिल फिलामेंट है। ये गिल फिलामेंट्स को अलग से भी हमें बुक में भी आपके बने हुए, और गिल फिलामेंट्स में ये आर्टरीज, ये रेड वाली, और ब्लू कलर की जो अपन हमारी वेन, तो ये पूरा रेड ब्लड जो बॉडी की तरफ जो जा रहा होगा, और ये ब्लू जो बॉडी से आ रहा होगा। यहाँ पर ये मेन आर्च मौजूद होती है गिल्स में, और ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है गिल फिलामेंट को। गिल फिलामेंट इसीलिए आपको रेडिश कलर के नजर आएंगे क्योंकि उनमें खून दौड़ रहा होता, खून चल रहा होता। और अगर जम गया खून तो जाहिर सी बात है उसका कलर ज़रा चेंज हो जाता। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये जो पूरा पीस है गिल्स के अपने, जो गिल फिलामेंट है, इस फिलामेंट का एक पार्ट ये बना हुआ है। इस एक फिलामेंट के छोटे से हिस्से को गिल लेमेला कहा जाता है। लेमेला कहते हैं चौड़ी सी चीज को। तो ये थोड़ा सा फ्लैटेड होता है, चपटा सा होता है। गिल फिलामेंट ऑल्सो पॉसेस gill lamella, which are small crevices through which water passes for diffusion। और इनके एक एक छोटे से हिस्से पर पानी क्रॉस होता है जब, तो पानी से डिफ्यूजन करने का मतलब पॉसिबल हो जाता है। Each lamella is provided by a dense network of blood capillaries। ये देखें, ये जाल बना हुआ, पूरा नेटवर्क बना हुआ यहाँ पर। तो ये पूरा एक लेमेला है, एक एक पीस अलग अलग से। तो यहाँ से आपके मछली का पानी जो क्रॉस कर रहा है, और यहाँ से हम अगर डायग्रामेटिकली इसमें एडिशन करें तो यहाँ से पानी इन होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा मछली ने पानी, अच्छा मछली हर वक्त हम देखते हैं कि मछली मुंह खोल कर पानी को पी रही होती है, तो असल में पानी नहीं पी रही होती, असल में पानी को पीती है। तो पानी अंदर नहीं जाता, बल्कि पानी यहाँ से क्रॉस होकर फिर बाहर आ जाता है गिल्स से। तो पानी उसको पीने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि गिल्स एक्चुअली इस पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जब ये इसको क्रॉस करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। तो बाहर वाला जो पानी निकल रहा होता है उसमें ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब पानी इन हो रहा होता है तो उसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक है।
मैकेनिज्म में हम देखते हैं तो हमें नजर आता है इन बोनी फिशेस, बोन वाली जो मछलियां हैं, वेंटिलेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ माउथ एंड ओपर्क्यूला। जब माउथ खुला होगा तो ओपर्क्यूला बंद होगा, जब माउथ बंद होगा तो ओपर्क्यूला खुला होगा। इसे कहते हैं कंबाइंड एक्शन या कंबाइंड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन किसे कहते हैं? जो क्रॉस कर रहे हैं। जैसे हमने अपने घरों में, कमरे में, अगर आप बिल्कुल कमरा पैक कर दें, दरवाज़ा ही है बस आपके कमरे में, कोई खिड़की नहीं है, कोई और सुराख नहीं, तो आपको उस कमरे में हवा एंटर नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से, क्योंकि हवा जब तक क्रॉस नहीं करेगी, आने के बाद बाहर ना निकले, जब तक हवा उस जगह एंटर नहीं हो सकती। ओपर्क्यूला, जब ये ने कहा कि ओपर्क्यूला किसे कहते हैं? ओपर्क्यूला बेटा ऊपर की जो कैप होता है ना, ये तो कैप कटा हुआ है ना, उसको आपको गिल्स दिखाने के लिए। तो मछलियों के यहाँ पर आपको, जो बोनी फिशेज हैं जिनको हम आमतौर पे खाते हैं, उनके यहाँ पर आपको एक प्लेट मिलेगी, कवरिंग प्लेट ऑफ गिल्स इज कॉल्ड ओपर्क्यूला। ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम अपने कमरे में कुछ भी ना, कोई भी एंट्री ना करें, कोई भी सुराख ना करें, तो आपके कमरे में गैस क्रॉस नहीं होगी, तो गैस या एयर अंदर दाखिल नहीं होगी। वजह के गेट दरवाजे से तो अंदर आ रही है, लेकिन दूसरी कोई जगह नहीं मिल रही उसको बाहर निकलने की, तो आपके कमरे में एयर प्रेशर बन जाएगा। तो वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई एक रास्ता और दें लिक्विड या गैस को, दूसरी ओपनिंग दें, तो एक ओपनिंग से अंदर आए, दूसरी ओपनिंग से बाहर निकल जाए। तो माउथ एक ओपनिंग है और एक ये वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग है, ओपर्क्यूला। तो इसका माउथ से पानी अंदर आता है और ओपर्क्यूला से पानी बाहर निकलता है। Water enters through mouth and leaves out through the gill slits, any opercula. When H2O moves through gills, the oxygen from the H2O diffuses in the moist epithelial layer of gills. तो epithelial layers जो गिल्स के ऊपर मौजूद है बारीक सी, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, देन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। और फिर ये जब क्रॉस कर रहा होता है तो यहाँ पर हमारे ये वाटर आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन भी है, और इसके फ़ौरन बाद ही यहाँ ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ ब्लड में रुक जाती है, क्योंकि ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हीमोग्लोबिन है इसके अंदर यहाँ, और इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिजॉल्व कर दी जाती है। इस तरह बाहर जो पानी निकल रहा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से, जाहिर सी बात है, प्रोसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टेक द रिवर्स रूट and goes out with the H2O from gills. Oxygenated blood is carried out to all parts of the body, and deoxygenated blood with the carbon dioxide is brought back to the gills, so the heart. जिस तरह हमने पढ़ा ना कभी बचपन में भी कि जनाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है? विच कैरी ऑक्सीजन। ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन। अच्छा, इसके लिए लोग गंदा खून, साफ खून की बात या लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उर्दू में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गंदा गंदा मतलब कोई कचरे वाला। गंदा नहीं, हम इसको ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरपूर, या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन के बगैर वाला खून कहें तो वो मुनासिब होगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ये जब सांस लेती है तो पानी में से ऑक्सीजन ब्लड में चले जाती है। ये ब्लड जो हमारा जा रहा है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? वो डायरेक्टली अब बॉडी की तरफ चला जाएगा, और बॉडी से वापस आने वाला खून जो कि यूज्ड हो चुका है, और यूज्ड होने के नतीजे में उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डाल दिया गया, तो वो हमारा कहलाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड वापस आ रहा है, और वापस कहाँ आएगा? गिल्स में आएगा, और गिल्स में भी इजीली इसको बाहर फेंक दिया जाएगा, बाहर डाल दिया जाएगा पानी में। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास आगे हम पहले सवाल भी आपको दे दें। कॉकरोच का कभी हमसे शायद पूछा गया था, रेस्पिरेशन इन कॉकरोच या हाइड्रा या अर्थवॉर्म। तो ये सिंगली कभी कभी इत्तेफाक से पूछ लेते हैं, और फिश में या रेस्पिरेशन इन फिश आपसे पूछ लेते हैं। इसी तरह पेज नंबर 314 पर फिलामेंट और लेमेला, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ लें। ठीक है। और पेज नंबर 315 में हमसे काउंटर करंट फ्लो ये पूछ लेते हैं। तो हमारा ये काउंटर करंट फ्लो, डिफाइन द काउंटर करंट फ्लो इन फिशेस, ये सवाल आपसे पूछ, डिफाइन द काउंटर करंट फ्लो इन फिशेस, ये आपसे पूछ। ठीक है, शॉर्ट में 2 नंबर के लिए। अच्छा, एक बार जो है वो हमारी ये 315 पर ही पेज नंबर पर ये डायग्राम जो बनाई है, नंबर 3 वाली डायग्राम, जिसमें गिल लेमेला शो हो रहे हैं, ये एक बार डायग्राम आपसे बनाकर इसकी लेबलिंग करवाई गई थी, बनवाई नहीं गई थी बल्कि लेबल करवाया गया। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि लेबलिंग हमारी डायग्राम दे दी जाती है क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन इसलिए बेनिफिशियरी होता है कि वो एक तो आंसर बड़ी जल्दी लिख सकते हैं आप, सिर्फ ए बी सी डी बताना होता है, और अगर ठीक कर दिया तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऊपर से देखें, ब्रोंकियल आर्च, इफरंट वेसल, एफरंट वेसल्स, गिल लेमेला, ब्लड फ्लो, वाटर फ्लो, तो ये कोई भी 4 चीज़ें इसमें से ए बी सी डी करके दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि जी इसकी लेबलिंग बता दीजिए। कोई सवाल आ रहा है जी, देखूं मैं जी सर, क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन, क्या समझ नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है, पेज नंबर 315 पर, काउंटर करंट फ्लो। ठीक है, डिफाइन काउंटर करंट फ्लो इन फिशेस, बस। ठीक है, डिफाइन काउंटर करंट फ्लो इन फिशेस। दूसरा हमारी जवेरिया ने पूछा, जनाब सर प्रैक्टिस सिस्टम ऑफ कॉकरोच की डायग्राम भी लेबलिंग के लिए ही आती है? नहीं, फिलहाल तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये कि छोटी है तो ये भी लेबलिंग के लिए आ सकती है, क्योंकि इसमें भी 3-4 लेवल बनते हैं ना। जैसे पहला है स्पाइरिकल, जो बॉडी से बाहर सुराख है, फिर दूसरा है ट्रैकिया, अंदर मोटी वॉल, फिर स्पाइरिकल थिकन, और फिर मसल। तो ये भी आपसे डायग्राम के तौर पर पूछे, नहीं डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग आपने याद करनी है। तो वो स्पाइरिकल की जगह पे ए लिख देंगे आपको, ट्रैकिया की जगह पे बी लिख देंगे, स्पाइरल थिकनेस या ट्रैकियोल्स की जगह पर सी लिख देंगे, और मसल्स की जगह पर डी लिख देंगे। और आपसे कहेंगे जी ए बी सी डी की लेबलिंग आप बता दीजिए भाई ये क्या चीज़ है। तो जो क्वेश्चन लेबलिंग के लिए आपसे पूछा ना, लेबल बताइए इसके, तो उसमें आपको डायग्राम नहीं बनानी होती। ठीक है, ये याद रखिए। तो भारत इजी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बस। और अब हम चलते हैं कि फिश क्या, जो काउंटर करंट है। अच्छा, करंट फिजिक्स में किसे कहते हैं? फिजिक्स का करंट, करंट की डेफिनेशन क्या है, कौन बता रहा है जी? हाँ जी, फिजिक्स में करंट पढ़ते हैं ना आप लोग, तो करंट की डेफिनेशन क्या होगी फिजिक्स में?
फिजिक्स वाली बता दो, करंट क्या है। अच्छा जी, आ गया जी, एक दो आंसर देख लें जरा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। शमीन ने बिल्कुल सही कहा, जवेरिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज कह लें। ईशा ने कहा बिल्कुल सही कहा, फ्लो ऑफ चार्ज कह लें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें, है ना। फ्लो एक जानिब मूवमेंट। तो काउंटर करंट में क्या होता है, काउंटरिंग हो जाती है। काउंटरिंग का मतलब है कि दो क्रॉस कर रहे हैं, एक आ रहा हो एक जा रहा हो, पुलिस का काउंटर हो जाता, है ना। पुलिस का काउंटर किसे कहते हैं। मुजरिमों के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो क्रॉस फायरिंग होती है। पुलिस इधर से फायरिंग मार रही है उसको, मुजरिम को, मुजरिम वहां से फायरिंग, तो गोली यहाँ से वहां जा रही है और वहां वाली यहाँ आ रही है, तो दो क्रॉस हो रहे हो तो काउंटर करंट बन जाता है। ठीक है, करंट का मतलब तो पता चल गया आपको, आपको मालूम ही था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हो और जा भी रहे हो तो क्या बन गया, काउंटर फ्लो बन गया या काउंटर करंट बन गया। तो द ब्लड फ्लो थ्रू द गिल्स अपोज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो हमारे गिल्स के, मछली के गिल्स में जो खून चल रहा है वो हमेशा पानी के अपोजिट चल रहा होगा। पानी आ रहा होगा तो हमारा जो ब्लड फ्लो उसके अपोजिट रनिंग कर रहा होगा। कहाँ पर, लेमेला के अंदर, कॉल्ड काउंटर करंट फ्लो। एंड मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन। इसकी वजह से ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन या गैसेस। It is very effective as it enables the fish to extract up to 80 to 90% of oxygen from water. ये हमारा, ये अगर हमारा क्रॉस हो रहा है पानी, ये लैमेला से गुजर के जा रहा था ना, अभी हमने देखा था, तो इसी के अपोजिट फोर में ऑक्सीजन पुअर, ऑक्सीजन पुअर का मतलब डी ऑक्सीजन, वो क्रॉस कर रहा हो तो पानी से ऑक्सीजन गुजर कर अंदर चले जाएगी। पहले पानी में 100% ऑक्सीजन थी, है ना। पहले पानी में 100% ऑक्सीजन थी, फिर वो पानी की ऑक्सीजन, जब पानी बाहर निकला तो उसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम रह गई। तो इस तरह से ये पानी को आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्रॉस कर रहा होता है तो उसके अपोजिट फोर्स पर पुअर वाटर या डी ऑक्सीजन वाटर गुजर रहा होता है, तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल देता है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती जाती है पानी में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती चली जाती है। कुछ इस तरह से अगर सिंपल वे में देख रहे हैं, ये पानी में परसेंटेज है, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर 10, 9, 8 कम होती नजर आ रही है। और ब्लड में पहले ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, अब ऑक्सीजन डिफ्यूज होती जा रही है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, पानी यहाँ जा रहा है, ब्लड यहाँ जा रहा है, तो इसे कहते हैं काउंटर करंट। या फिर किडनी में भी हो रहा था, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं हम वहाँ पर उसको। और आपके क्रॉस होते हुए पानी में यानी यूरिन फॉर्मेशन के दौरान आपके जो वेस्टेज हैं, नाइट्रोजन वेस्ट है, अमोनिया है, क्रेटिनिन है, माइनो एसिड्स हैं टूटे हुए, यूरिया है, ये सब कंसंट्रेशन के डिफरेंस से क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके इसी तरह से ट्रांसफर होके यूरिन में चले जाते हैं फ्रॉम द ब्लड, तो उसे वहां पर कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ठीक, क्लियर जी काउंटर करंट। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास फ्रॉग है, और फ्रॉग का क्वेश्चन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग तो आपसे नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारा जो फ्रॉग है ये बहुत अच्छी तरह इसका रेस्पिरेशन और इसके सांस लेने की तरीका आप लोग पढ़ चुके हैं।
कितने तरीके से सांस लेता है फ्रॉग? याद है ना? हाँ जी। दो तरीके से ईशा ने कहा जी, लंग्स और स्किन से। और कोई जवाब दे जी। लंग्स और स्किन, और कुछ? शायद है, ईशा ने कहा शायद भी साथ में, शायद भी तीसरी। लंग्स, स्किन और बक्कल कैविटी। नहीं याद आया था? तीन तरीके से फ्रॉग सांस लेता है, लंग्स, स्किन जिसको कुटीनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, लंग्स जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और बी बक्कल रेस्पिरेशन। ठीक है। लंग्स तो जाहिर सी बात है डिटेल होगी इसकी। नाक, नाक में होगा नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल किसे कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं आप नाक के जो बाहर सुराख होते हैं ना। तो ऑक्सीजन गैस नोस्ट्रिल से इन होगी। और ये कब लेता होगा सांस? ये जब जवान हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, ये उस वक्त लंग्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, तो ये लंग्स से सांस लेता है। नोस्ट्रिल से गैस क्रॉस होती हुई जाती है नाक के थ्रू ट्रैकिया में, ट्रैकिया से क्रॉस होकर जाती है लंग्स में। इसके लंग्स कैसे होते हैं? बैलून लाइक होते हैं, थैली, अंदर से खाली होते हैं। देखें लंग्स, अभी डायसेक्शन अगर आपका फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल होंगे ना, यकीनन होने चाहिए, तो इंशाल्लाह तो उसमें आप देखिएगा लंग्स, क्योंकि आपने खुद डायसेक्ट करना होगा फ्रॉग को, और फ्रॉग को डायसेक्ट करके आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम, वेनस सिस्टम, ये निकालना होगा। और एक कॉकरोच का भी डायसेक्शन है। डरिएगा नहीं, कॉकरोच का भी डायसेक्शन करना है। खुद आपने करना। फर्स्ट ईयर में हम खुद डायसेक्शन करेंगे, टीचर सिर्फ आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। टाइम ही नहीं रहा प्रैक्टिकल का, बिस्मा ने कहा पता नहीं बेटा, टाइम तो है अभी, बहुत है टाइम। तुम्हारे अभी एग्जाम जो है वो शायद मई में होंगे ना, तो सिलेबस तो करवाना होगा ना प्रैक्टिकल्स का, कॉलेज वाले तो करवाएंगे, हर हाल में कराएंगे। हाँ कॉकरोच डेड ही होगा बिल्कुल बेशक, जिंदा थोड़ी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे, वरना क्लास में तो फिर सब लोग भागते फिरेंगे, क्लास से बाहर निकल जाएंगे सब। मैं तो खैर अपने बच्चों को हाथ में पकड़ा देता हूँ, मरा भाई, जिंदा नहीं, क्योंकि हाथ में पकड़े बगैर आप डायसेक्शन नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, और जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये ट्रैक में आपके ऑक्सीजन जाती है, और इसी ट्रैक से फिर जो लंग्स में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थ्रू द ब्लड, और ये इसी ट्रैक से होती हुई बाहर निकल जाती है। कुटीनियस रेस्पिरेशन स्किन से। ये फ्रॉग कब कर रहा होता है? ये फ्रॉग कब कर रहा है? ये फ्रॉग जब कर रहा है जब वो हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन किसे कहते हैं सबको पता? हाइबरनेशन, जब फ्रॉग, ये अभी मौसम है ना सर्दियों का, फ्रॉग कहाँ चला गया? फ्रॉग चला गया जमीन के अंदर, ठंडा हो गया, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, तो इससे बचने के लिए वो जमीन में चला जाता है। इसे कहते हैं विंटर स्लीप। पढ़ा था हमने कहीं, सो जाना। रेप्टाइल्स भी करते हैं, एम्फीबियंस भी करते हैं। और ये उस वक्त, नाइन में नहीं, अभी भी पढ़ा था भाई, तो ये उस वक्त करते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो जैसे स्किन में ज़मीन में चले गए तो नाक तो नहीं खोल सकते, ना मुंह खोल सकते, तो
उनकी जो कुटीनियस है यानी कि स्किन है, वहाँ से ज़मीन के अंदर जितनी ऑक्सीजन मौजूद होती है वो वहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। ज़मीन के अंदर भी ऑक्सीजन है, जो मिट्टी है ना उसमें भी ऑक्सीजन होती है। तो ज़मीन के नीचे भी तो एनिमल जिंदा है ना, कीड़े इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। ये भी अर्थवॉर्म पढ़ा हमने, वो भी उसमें है। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ से करेंगे? ज़मीन के अंदर की ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, तो ये भी वही ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो नाक आँख कान सब बंद होता है, मुंह भी बंद है, स्किन से रेस्पिरेशन हो रही होती है। बक्कल रेस्पिरेशन जो होती है वो आमतौर पर जब ये पानी में एडल्ट जब होते हैं, एडल्ट तो ये पानी में शिकार करने जाएं या पानी के अंदर जाएं, तो उस वक्त ये अपनी बक्कल यानी मुंह के हिस्से में ऑक्सीजन भर के और पानी के नीचे चले आते हैं। ये पानी के अंदर लंग्स से तो सांस ले नहीं सकते, और ऑक्सीजन भी इनकी स्किन से नहीं जा सकती। तो तीसरी चीज क्या बचती है? इनके पास बक्कल कैविटी बचती है। बक्कल कैविटी के थ्रू ये अपनी ऑक्सीजन को मुंह में भर लेते हैं और पानी के अंदर कुछ देर के लिए जा सकते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस, तो मुश्किल ही है, आप लोगों को शायद एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन जहाँ पर हमारे ये हैं फ्रॉग का कोई भी आपको पॉन्ड में फ्रॉग नज़र आ जाए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ कि जब आप जाएंगे ना तो फ्रॉग पानी के अंदर जंप मार कर नीचे चले गए, तो आप थोड़ी देर खड़े रहें, तो थोड़ी देर बाद फ्रॉग जो है वो ऊपर की तरफ आएंगे, पूरा बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उनका नोजल यानी कि नाक का हिस्सा वो और उनकी आंखें, ये दो चीज़ें आपको पानी की सतह पर नजर आएंगी। अब वो आंखों से देख सकते हैं ऊपर कोई शिकारी तो नहीं है, और नाक उन्होंने ऊपर निकालने के लिए ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ज़्यादा देर पानी के अंदर रह नहीं सकते एडल्ट। ठीक है, जो लार्वा होते हैं वो तो खैर पानी में ही सर्वाइव करते हैं और पानी में ही उनका मेटामॉर्फोसिस होता है। तो ये यहाँ पर एक सवाल हमारे पास है जो कि हम आपको दिखा दें। कहाँ है जी? पेज नंबर 316 पर, और 316 पर आप देख सकते हैं दूसरे पैराग्राफ में 2 4 6 7वीं लाइन में इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, और 317 पर पहले ही पैराग्राफ में आपको 2 4 5वीं लाइन में लिखा है कंप्लीट वेंटिलेशन। ठीक है जी, तो ये कभी आपसे सवाल पूछे थे, सवाल आप लिख लें। राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द difference between complete and incomplete ventilation। ठीक है, कंप्लीट वेंटिलेशन और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन के दरमियान डिफरेंस निकालिए। तो हम आपको डिफरेंस दिखा देंगे आराम से, कल कल से मुराद है नेक्स्ट क्लास में। वेंटिलेशन कंप्लीट का मतलब है कि ऑक्सीजन पहले नाक के थ्रू या जो भी नोजल है एक्सटर्नल वहां से होती हुई ब्लड तक पहुंच जाए, और फिर ब्लड से निकले कार्बन डाइऑक्साइड और वो बॉडी से नोजल या एक्सटर्नल नोस्ट्रल के जरिए बाहर निकले, तो उसे कहा जाता है कंप्लीट वेंटिलेशन। और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन अभी जा ही रही होगी, बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड भी आना शुरू हो जाएगी, तो वो मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। इनकम्प्लीट वेंटिलेशन आपको मछलियों में नज़र आती है, एम्फीबियंस में नज़र आती है, और कुछ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स में नज़र आती है। बाकी तमाम जगह हमें जो वेंटिलेशन है, बर्ड्स में ख़ास तौर पे और मैमल में, वो कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, मिक्सिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसकी मैं डिफरेंस आपको लिखवा देता हूँ अभी दोनों। अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया हमारा, और फिर इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट में आपकी क्लास लेंगे, तो एक वीक शायद में भी पॉसिबल और होगा, तो उस वीक में हमारा ये चैप्टर भी हम क्लोज कर लेंगे।
तो इसलिए मैंने छोटा चैप्टर लिया था ताकि ये भी हमारा पूरा हो जाता। ठीक है, तो जो कोई बात पूछनी तो पूछ लें, और जिसने जाना है वो अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ व अमान में रखें, और मेरी तरफ से उसके लिए दुआएँ हमेशा कि तमाम बीमारियों से और ख़ास तौर पे ये कोविड से उसकी जान छुड़ा के रखे अल्लाह ताला, और नेकी करने की हिदायत दें। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें फ़िलहाल आज के हवाले से।